कमाएगा, खाएगा, जोतेगा। तुम बोल दो कि ये बिहार है, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं हमारा ये नेपाल है, मरेंगे या मिटेंगे, लेकिन सूसा नेपाल रहा है तो नेपाल रहेगा। तो दोस्तों, आ गया हूँ नए वीडियो के साथ आपके सामने। आज के वीडियो में हम बहुत सारी ज्ञान की बातें करेंगे, और पिछले वीडियो में जो मैंने काला पानी से संबंधित बनाया था, आप लोग उसे भी देखिएगा। और उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है दोस्तों, जो कि बॉर्डर इशू से रिलेटेड है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी न्यूज़ेस आपने सुनी होगी, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, इसके संदर्भ में काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी, परंतु एक ऐसा बॉर्डर डिस्प्यूट भी है जिसके बारे में बहुत से कम लोगों को पता है, जो नेपाल और भारत के बीच में बहुत ज़्यादा विवादित कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड रीजन माना जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सुस्ता की। सुस्ता जो गांव है वो नेपाल कहता है कि नेपाल का है और भारत कहता है कि भारत का है। तो वहाँ की जो जनता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही है। जो नेपाल के रहने वाले जो सुस्ता वासी हैं वो भी संघर्ष समिति बना करके और काफ़ी अपने स्तर पे शासन प्रशासन से बिल्कुल ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं। खैर, ये जो हथियार के दम पे लड़ाई नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि आप प्रोटेस्ट है, ये चलता रहता है और काफ़ी सारा प्रॉब्लम ये जो नदी के कारण आता है। तो अब आप बोलेंगे कि मेन प्रॉब्लम क्या है, किसके कारण ये डिस्प्यूट पैदा होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1816 में जो ब्रिटिशर्स के साथ जो संधि हुई थी, तत्कालीन जो नेपाल के राजा ने किया था उनके प्रतिनिधि के साथ, तो उसमें ये जो है कि नारायणी नदी को भारत और नेपाल की सीमा माना गया था। पर प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो नारायणी नदी है वो हर कुछ सालों में अपना जो है कोर्सेस, जो अपना जो धारा है वो बदलती रहती है। ये एक टेक्निकल रीज़न हुआ, धाराएं बदलती रहती है। इस कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि नारायणी नदी इस रास्ते बह रही है, और तो इस केस में सीधा सीधा नेपाल और भारत का यहाँ पे बॉर्डर माना जाएगा। परंतु अगर मैं बात करूँ कि अगर नारायणी नदी इस तरफ से अगर चली गई, थोड़ा सा इतना हिस्सा लेकर के अगर चली गई, तो इससे क्या होगा कि जो दोनों का जो रेशो है एरिया का वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये लगभग हर साल में, जब बारिश के महीने में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय नदियाँ अपना प्रवाह बदलती हैं। ये तो हुई टेक्निकल रीज़न। तो अब आप बोलेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो वैधानिक रूप से है, परंतु इसमें लालच भी जुड़ा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि लालच क्यों जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप देखें काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, यहाँ पे आपको सिर्फ पहाड़ी रीजन मिलेंगे। अब पहाड़ी रीजन में क्या है कि आप उस क्षेत्र पे अगर आप देखें स्ट्रेटेजिकली, जो काला पानी का क्षेत्र है, वहाँ से तिब्बत के साथ व्यापार, चाइना के साथ व्यापार बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि वो जो दर्रा है वो बहुत स्ट्रेटेजिक दर्रा है, उससे आसानी से व्यापार हो सकता है। और उसी दर्रे का फ़ायदा उठा करके भारत और चाइना के बीच में लड़ाई भी हुई थी, और उस पॉइंट पे भारत जीता भी था। खैर, वो ओवरऑल युद्ध में भारत चाइना से हार गया था, परंतु वो जो पॉइंट था काला पानी वाला क्षेत्र वाला, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनने भारतीय सेना ने चाइनीज़ सेना को पहुँचाई थी। और अगर आप उसका जियोग्राफिकल रीजन देखें, काला पानी में जो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारा बंजर पहाड़ी मिलेंगी। वहाँ पे कोई ज़्यादा उत्पादन नहीं है। वहाँ पे सिर्फ व्यापार के दम पे ही वहाँ पे लोग रहते हैं, व्यापार करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार वहाँ पे चाइना से होता है, कम दाम में ज़्यादा सामान मिल जाता है। तो वहाँ पे इस प्रकार की स्थिति बनी है। पर अगर आप सुस्ता की तरफ जाएंगे दोस्तों, तो सुस्ता अगर आपने देखा, आप एक पहली बात तो आपका मन ही मनमोहक हो जाएगा कि आपको लगेगा कि इतना बड़ा नेचर है, इतना ज़्यादा क्रॉप्स यहाँ पे अच्छी तरीके से उगते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देखें तो हरियाली है। हर कह सकते हो कि आप नेचुरली पूरा का पूरा जो फर्टिलाइज़र्स है
वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब ज़मीन को उर्वरक बना करके, और जो क्रॉप्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जो भूमाफिया हैं, जो कहीं ना कहीं भारत और नेपाल की जो बॉर्डर को कब्जे करने की कोशिश करते हैं, भारत की तरफ से नेपाल की तरफ में घुस जाना और कब्जा कर लेना, तो वो कहीं ना कहीं उनका दिमाग ये रहता है कि ये जो क्षेत्र है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा उर्वरक क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, तो कैसे भी करके इस क्षेत्र को अंदर लाया जाए, जो कि नारायणी नदी के बहाने से उसको वापस लिया जाए। ऐसा भी एक थॉट प्रोसेस है, क्योंकि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों, भूमाफिया एग्जिस्ट करते हैं। जो भूमाफिया भारत में जो लालची वर्ग है, जो लालची भूमाफिया हैं, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ जो भूमाफिया हैं, वो लोग जब अपने ही क्षेत्र में, अपने ही देश के अंदर के क्षेत्र को जब लूट लेते हैं, तो जहाँ से फ़ायदा होने वाला है, जहाँ से फ़ायदा दिखता है उनको अलग देश के ज़मीन से, तो वहाँ से क्यों नहीं उठाएंगे। तो उनका कनेक्शन फिर बड़े लेवल तक रहता है। आप कह सकते हैं बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जो नौकरशाह हैं, पुलिस तंत्र है, उन सब में उनका गठजोड़ रहता है, क्योंकि उनको पैसा टाइम पे पहुंचता रहता है। तो ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल जो यूपी, बिहार और इस तरफ से जो बॉर्डर मिले हुए हैं भारत और नेपाल के, ये हमेशा सेंसिटिव हैं, थे और हमेशा रहेंगे। क्योंकि देखिए, ख़राब लोग तो हर जगह हैं, नेपाल में भी मिल जाएंगे आपको कुछ लोग, भारत में भी बहुत सारे कुछ लोग हैं जो अच्छे विचार नहीं रखते हैं, ख़राब मानसिकता के हैं, तो उनके ही मिली भगत से ये प्रॉब्लम्स हमेशा चलती रहती हैं। और कुछ लोग जो बहुत अच्छे हैं, जो नेपाल के हैं, बहुत अच्छे जो तराई क्षेत्र में रहते हैं और भारत के बहुत अच्छे तराई क्षेत्र में रहते हैं, वो इन लोगों को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। नेपाल राष्ट्रको भूमिलाई हामीले चाहिँ कि आफ्नो भूमि सम्झेर चाहिँ कि मरिमिटी त्यसलाई कायम गरेर राखेका छौँ र इन्डियाका सुरक्षाकर्मी अहिले तत्कालीनको एसएसबी फोर्सहरूले त्यहाँका जनतालाई आएर टार्चर गर्ने, यो सुत्ता नेपाल हुँदै होइन भनेर चाहिँ कि पिट्ने, धमाउने, दुनियाँ किसिमका खेतीबारीहरू चराइदिने र यो इन्डियाको जग्गा भनेर भन्ने। तर हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ कि कतिचोटि हामीले प्रमाणहरू राखियो, यो नेपालको जग्गा हो, यो लालपूर्जा भएको जग्गा हो, नक्सा भएको जग्गा हो भन्दा पनि उसले नमान्ने र बलजप्ती चाहिँ कि उसले सताउने, त्यस किसिम गर्न लाए। हामीले आफ्नो जग्गामा जोतभोग गरेर खाना पिउन, आफ्नो परिवार लिएर त्यहाँ बस्न, जिन्दगी निर्वाह गर्नलाई चाहिँ कि हामीले त्यो अधिकार पाउनु पर्यो। र दोस्रो कुरो, त्यहाँको सिमानाहरू जहाँसम्म छिटो हुन्छ गभर्मेन्ट सरकारले छुट्याइदिएमा त्यहाँको जनतालाई सजिलो हुन्थ्यो। एसपी बिहारको भन्छ कि यो सुस्ता उजाडेर म छाड्छु। अब उखु छ, उखु उहाँको जनता एसएसपी साथमा भएर उखु चराइरहेको छ। अब यस्तो भइसकेछ कि सुस्ता उजड़ने अवस्था में भइसके। तो पहली बात तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बॉर्डर क्षेत्र में एक प्रकार का एक ऐसा टास्क फोर्स बने जो भारत और नेपाल के मिश्रण से बनाया जाए। इनके जो बहुत टॉप क्लास के जो अधिकारी, टॉप क्लास के जो जवान हैं, और एक प्रकार का बहुत अच्छा ही इनका बिल्कुल आप मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे होती है पूरे बड़े लेवल पे, उस प्रकार से इनका एक टास्क फोर्स हो और ऐसे लोगों का सफाई किया जाए जो भू माफिया के माध्यम से ज़मीन को कब्जा करने में लगे हुए हैं। और जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आती है, फिर वो सोचते हैं कि भारत हमारे ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। पर मैं आपको बताऊं, भारत को तो पता ही नहीं है, भारत के केंद्रीय लेवल के लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये स्थानीय लोगों का काम है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई ऐसा अद्वितीय पर्सन हो जो डायरेक्ट कमांड देता हो उनको, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि मैं तो बोलूँगा फॉरेन मिनिस्ट्री को भी नहीं मालूम होगा भारत की कि इस प्रकार की स्थिति भी हो रही है। तो दो प्रकार के थॉट प्रोसेस है, या तो आप सोचें कि दुश्मन है, या तो आप सोचें दोस्त हैं। दोनों में से आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। रही बात सुस्ता की, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बस ये कि बशर्ते ये है कि लालच को साइड में रखें और सही तरीके से उसका प्रोपोर्शन जो भी है नदी का, उस हिसाब से बांट लिया जाए। क्योंकि देखिए, नदी ऐसा तो नहीं है कि अगर इस क्षेत्र में बह रही है तो 5 किलोमीटर उधर चली जाएगी, ऐसा तो नहीं है। एक रेंज होता होगा ना, उस रेंज के अंदर ही नदी इधर उधर होगी, ज़्यादा नहीं। तो उस क्षेत्र को ही एक प्रकार से आप क्यों ना उसको बिल्कुल नो मैंस लैंड कर दें, कोई ना जाए वहाँ पे, क्या दिक्कत है? नदी उधर उधर होते रहे। इतना तो सेक्रीफाइस उधर भारत को भी करना पड़ेगा, इतना सेक्रीफाइस नेपाल को भी करना पड़ेगा। थोड़ा ब्रॉड माइंड तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली, नहीं तो नहीं। एक रेंज
के आधार पे ही होगा ना, क्योंकि अभी कभी भी समुद्र का सी लेवल बढ़ता है या नदी का जो धारा का लेवल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उतना एरिया इंसान छोड़ देता है कि अब पानी इतना आएगा तो मैं कैसे बचूंगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर नदी का प्रवाह बढ़ता भी है, नदी का कोर्स चेंज भी होता है, तो उतना क्षेत्र भारत और नेपाल जो है अपने जॉइंट कमेटी के माध्यम से बनाएं और उतने क्षेत्र को छोड़ दें, वहाँ पे कोई व्यक्ति ना रहे, और जो व्यक्ति वहाँ रहने की कोशिश करेगा या उस जगह को बेचने की कोशिश करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। तो उस प्रकार के नियम बनाने पड़ेंगे। तो ये कि एक तरफ से बोलने से नहीं होगा। खैर, अगर कोई भी व्यक्ति नेपाल के शासक वर्ग से या भारत के शासक वर्ग से ये वीडियो देख रहे हैं तो एक मैंने अपनी सोच आपको बताई है कि यहाँ पे हम हर हाल में दोनों की मित्रता चाहते हैं। ये नहीं कि दोनों के बीच में लड़ाई हो, बॉर्डर के संबंध में, ऐसा कुछ भी ना हो। कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकले। तो ये जो पॉलिसी मेकर है, जो नीति निर्माता हैं, वो इन चीज़ों को समझें। मैं यही चाहूँगा दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सुस्ता का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं सबसे अच्छे कमेंट को पिन कर दूँगा। और दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके इस शेयर से मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है और नॉलेज आगे तक पहुंचता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद ऑल के बटन को टिक करना ना भूलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहेंगी और आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। तो दोस्तों, फिर मिलूँगा इस प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।